हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जैसे प्रीवियस वीडियो देखा था उसके अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दी सेंसरी ऑर्गन है उसके एमसीक्यूज को देखा था। उसके बाद में हमने यहाँ पर उसको देखा था शॉर्ट नोट्स को, और उसी वीडियो हमको हम आगे कंटिन्यू करते हैं जिसके अंदर आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हमें देखेंगे कि एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है, उसमें हमें एटलीस्ट कितना कंटेंट डालना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का अपना टॉपिक होगा वो है लॉन्ग आंसर्स ऑफ द एंडोक्राइन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओजेनेसिस, डिफाइन ओजेनेसिस एंड दी स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और उसके बाद में डिटेल में मेंशन करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम यहाँ पर बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें डिफाइन करना है ओजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसके बाद में हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल उसको मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। और ये लगभग कितने नंबर का आता है? 7 मार्क्स का। देन सेकेंड क्वेश्चन आता है डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके और जो हॉर्मोन्स हैं उनको एनालिस करना है, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको एनालिस करना है, और उससे कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उसको एनालिस करना है। और लास्ट के अंदर पूछा गया है इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसकी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी को मेंशन करना है। दैट मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और ये कितने नंबर का है? 11 मार्क्स का। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना जैसे इसमें आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दी ओजेनेसिस। अब क्या होता है ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले हम देखते हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेट्स सेल्स, गैमेट्स फॉर्म होते हैं उसको अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और ये गैमेट्स क्या है यहाँ पर मेल के अंदर रहेगा स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर है इन फीमेल, इसमें आता है ओवम। ओवम इसको अपन बोलते हैं, अगर मेच्योर स्पर्म एंड ओवम फॉर्म हो रखा है उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड वन आता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओवम इज कॉल्ड द ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या है? जो मेच्योर ओवम फॉर्म हो रखा है उसको अपन बोलते हैं ओजेनेसिस। एंड नेक्स्ट वन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली गेमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर ओजेनेसिस एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस है, दोनों ही आ जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये एक सेल्स है और इसके अंदर पहले जैसे हम देखते हैं 2n सेल्स है। अब यहाँ क्या होगा, इसी सेल्स का सबसे पहले होगा मिटोसिस प्रोसेस होगा, मिटोसिस होगा, और मिटोसिस से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी अपने पास में प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म हो जाएगी, या फिर जो गेमेट साइट्स हैं वो फॉर्म आ जाएंगी। चाहे अभी हम जैसे ये ओजेनेसिस है तो डेफिनेटली ओसाइट्स हो गई, और अगर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्मेटोसाइट्स होगी, तो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म हो जाएगी जिस, या फिर गेमेट साइट्स प्राइमरी ओसाइट से फॉर्म हो जाएंगी। ये प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होने के बाद में यहाँ पर प्रोसेस होता है मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस, मियोसिस प्रोसेस के अंदर जो 2n है वो nn के अंदर हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, एंड सेकेंडरी आता है इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट्स है वो फॉर्म हो जाएगी। और इसी सेकेंडरी ओसाइट से ही आगे सेकेंडरी ओसाइट्स का वापस आगे जाके मियोसिस होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा सेकेंडरी ओसाइट्स का आगे जाके,
म्यूसिस होगा और उससे ये मेच्योर सेल फॉर्म हो जाएगी, मैच्योर सेल फॉर्म हो जाएगी। अब इसको हम अभी तो यहीं पे इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम यहाँ पे इनको तीनों को ढंग से पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी ओसाइट्स किस वे के अंदर फॉर्म होता है, किस प्रोसेस में होगा, पोलर बॉडी कैसे फॉर्म होता है, म्यूसिस कैसे होगा, मिटोसिस कैसे होता है, और सेकेंडरी ओसाइट्स के बाद में कैसे एक मेच्योर सेल फॉर्म हो रखे हैं, मेच्योर गैमेट से फॉर्म हो रखे हैं, उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करना, तो हमने देख लिया इनको डिफाइन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस, जिसमें ओजेनेसिस कैसे फॉर्म हो रखा है, ओजेनेसिस प्रोसेस क्या है। ओजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेच्योर ओसाइट्स फॉर्म हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मेच्योर स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो फॉर्मड हो जाएंगी, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस। देन नेक्स्ट अपना आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये एपिसोडिक साइकिल होता है जो एवरी 28 डेज के अंदर रिपीट होता है। 28 डेज के अंदर ये रिपीट होता है इन दी फीमेल। और ये जो फीमेल के अंदर ये 28 डेज के अंदर रिपीट हो रहा है, ये सारा का सारा हो रहा है हार्मोन की वजह से। हार्मोन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, हार्मोन के अंदर चेंजेस आएंगे अलग अलग फेजेस के अंदर, उसकी वजह से हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम outflow through the vagina followed by the invisible interplay hormones mainly the HPO axis। अब देखो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या एक विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग है, जो एक साइकिल के अंदर होता है एवरी 28 डेज के अंदर ये रिपीट होता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम है वो ठीक, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो सैड ऑफ ही हो जाएगी, लेकिन एंडोमेट्रियम के अंदर भी जो फंक्शनल लेयर है, फंक्शनल लेयर है ये सैड ऑफ ही हो जाएगी। फंक्शनल लेयर सैड ऑफ हो जाएगी, उसके साथ साथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी निकल जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ में जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है यूट्राइन कैविटी के अंदर, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे कलेक्ट हो रहा है, वो सारा का सारा वजाइना के थ्रू बाहर की साइड में निकल जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा रोल प्ले कौन कर रहा है, हॉर्मोन्स प्ले कर रहे हैं। और ये हॉर्मोन सिर्फ अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही रिलेटेड ही नहीं है, ये हॉर्मोन्स 3 अलग अलग यहाँ पर फैक्टर हैं वो कोज कर रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं एचपीओ एक्सिस। अब एच रिलेटेड टू दी हाइपोथैलेमस, पी इंडिकेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंड ओ इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ओवेरियन एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पर 3 जो सिस्टम है वो एक साथ में फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है हाइपोथैलेमस जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड भी है एंड दी एंडोक्राइन का भी पार्ट है। सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन का पार्ट है, और थर्ड वन आता है ओवेरियन हॉर्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट भी है और एंड दी एंडोक्राइन का भी पार्ट है। तो ये तीनों मिलके एक साथ मिलके एक इस फंक्शन को कंप्लीटली कैरी ऑन करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन के अंदर चेंजेस आएगा और एवरी 28 डेज के अंदर एक जो ये जो मैनिफेस्टेशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, periodic discharge of blood, mucus, epithelial cells, unfertilized ovum from the uterus। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ऑफ द ब्लड। अब यहाँ पर इसका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या रहता है, लगभग यहाँ पे 5 to 7 डेज का टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा, मतलब एवरी 28 डेज के अंदर आएगा और उसके बाद में ये 5 to 7 डेज तक रहेगा। और इसके अंदर जो ब्लड लॉस हो रहा है वो होता है 35 ml के लगभग, लेकिन ये 80 ml तक भी हो सकता है। 35 टू मैक्सिमम यहाँ पे 80 ml ब्लड है वो लॉस होता है, लेकिन ये लगभग कितना होता है 35 ml तक डिस्चार्ज होता है। अब इसके अंदर जो डिस्चार्ज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो रिलीज होंगे, जिसमें आता है ब्लड कंपोनेंट, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स। अब ये एपिथेलियल कौन सी है, फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, फंक्शनल layer of the endometrium। और एंडोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, इनर मोस्ट लेयर
ऑफ द यूट्रस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। और ये किस टिश्यू से फॉर्म्ड होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। और यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो कंटिन्यूअसली म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली म्यूकस को सीक्रेट करती है। ये जो फंक्शनल लेयर है ये सेड ऑफ हो जाती है इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस अबाउट द 28 डेज। एवरी 28 डेज के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होती है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन हम देखते हैं यहाँ पर HPO एक्सिस क्या है। जो HPO एक्सिस हमने देखा है ये क्या है। स्टार्टिंग के अंदर जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस का रोल होता है। एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी जब वो स्टेज जिस स्टेज के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होना, और जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल कंडीशंस में आ जाते हैं, उस स्टेज को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। उस टाइम पे HPO एक्सिस है वो एक्टिव हो जाता है। HPO एक्सिस एक्टिव हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। रिलीज इन द पल्सेटिंग मैनर, एक पल्सेटिंग मैनर के अंदर रिलीज करता है। इसको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। अब ये जो GnRH रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हार्मोन की टारगेटेड सेल्स क्या रहेगी, इनकी टारगेटेड सेल रहेगी एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो GnRH रिलीज हुआ है हाइपोथैलेमस से, ये किस पे आके एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। तो ये किस पे एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। जैसे यहाँ पर ब्रेन के अंदर ये जो नीचे की साइड में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको अपने बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सिंपल सी है, छोटी सी, यहाँ पर ये जो दिखा रखी है यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला एंटीरियर पार्ट है एंड दिस वन दी पोस्टीरियर पार्ट। और इसके नियर बाई यहाँ पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और GnRH को रिलीज करेगा। और GnRH है ये, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें किसी तरह का डक्ट नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में भी ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं हॉर्मोन्स, उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रेन करेंगे और वहां से ब्लड सर्कुलेट होके ब्लड के साथ में GnRH आएगा और किस पे एक्ट करेगा, ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी एंटीरियर एस्पेक्ट में रिलीज करेगा। अब एंटीरियर एस्पेक्ट से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 6 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। उसमें से एक हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड सेकेंड हार्मोन होता है LH हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इन दोनों को ही स्टिमुलेट करेगा, लेकिन इन दोनों को अलग अलग वे के अंदर स्टिमुलेट करेगा। स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट हाफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है 14 डेज तक, उसमें तो FSH रिलीज होगा। उसके बाद में 14 डेज के बाद में यहाँ पर फॉलिकल्स इनका काम होता है, FSH का काम होता है फॉलिकल्स को मेच्योर करना। और जो ही फॉलिकल मेच्योर हो गए हैं उस टाइम पर ये तो इनिबिट हो जाएगा नेगेटिव रेस्पॉन्स के साथ में, और उसी टाइम पर LH है वो रिलीज हो जाएगा, LH रिलीज हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये जो क्या करता है, ये दोनों ही किस पे एक्ट करेंगे, इनकी टारगेटेड सेल क्या रहेगी, ओवरी। दोनों ही हार्मोन की टारगेटेड सेल है, या फिर हम बोल सकते हैं टारगेटेड ग्लैंड्स है, नेक्स्ट ग्लैंड है वो आती है ओवरी। ओवरी पे एक्ट करेगी। अब ओवरी क्या करेगी, जैसे FSH से स्टिमुलेट होके रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, और वहीं पे LH से स्टिमुलेट होके रिलीज करती है
एस्ट्रोजन हार्मोन को, दोनों को रिलीज करेगी। और इस ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, यही हार्मोन ऐसे हैं जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यूसली कैरी कर रहे हैं। इवन एफएसएच एंड एलएच है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये क्या करते हैं, एफएसएच फॉलिकल को मैच्योर कर देगा, उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, देन उसके बाद में जो एलएच हार्मोन है वो रिलीज होगा। एलएच हार्मोन का काम होता है ओवुलेशन प्रोसेस, ओवुलेशन प्रोसेस। ओवुलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो मेच्योर फॉलिकल फॉर्म हुई थी अब वहां से एग फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा, वहां से एग रिलीज हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ओवम रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं ओवुलेशन फेज। और उसके बाद में वहां से रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने स्टार्टिंग में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे एक्ट किया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज किया। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ पर आया, ओवरी पे आएगा। ओवरी ने क्या किया, फॉलिकल्स उसको मेच्योर कर दिया, मैच्योर फॉलिकल को मैच्योर कर दिया। जो ही फॉलिकल मैच्योर हुआ, अब यहाँ से वापस इससे फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद में यहाँ से रिलीज हुआ प्रोजेस्टेरोन। जो ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, अब यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा वापस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, और ये इससे रिलेटेड पहले जाएगा हाइपोथैलेमस पे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कर देगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कर देगा। अब ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो एफएसएच और एलएच को रिलीज कर रही थी, अब उसको इनहिबिट कर देगी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड उन दोनों को स्पेसिफिकली एफएसएच को इनहिबिट करेगी, एलएच को इनहिबिट नहीं करेगी, एफएसएच को तो इनहिबिट करेगी और उसके साथ साथ में एलएच को स्टिमुलेट करेगी। तो एफएसएच है वो स्टिमुलेट को इनहिबिट कर देगी और उसी के साथ साथ में एलएच है उसको स्टिमुलेट कर देगी। एलएच आएगा ओवरी पे, ओवरी के अंदर। अब यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या था, मेच्योर फॉलिकल थी। अब वहाँ से क्या करेगा, ये ओवुलेशन प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से ओवम फॉर्म हो जाएगा और वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये एक ऐसे कंप्लीटली एक एक्सिस के थ्रू, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन है, वो कंप्लीटली एक स्टेज को फॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे ओवरी के अंदर आ गया, ओवेरियन फॉलिकल रिलीज, ओवेरियन फॉलिकल है उसने एस्ट्रोजन रिलीज किया, उसके बाद में एफएसएच इनहिबिट हो गया, इनहिबिट होने के बाद में एलएच आया, एलएच ने ओवुलेशन प्रोसेस किया, ओवुलेशन प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज हो गया। दीज हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये दोनों ही हार्मोन्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके थ्रू रेगुलेटेड हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर ओवुलेशन प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्टिमुलेशन किस पे जाएगी, वापस से इसकी स्टिमुलेशन जाएगी वापस हाइपोथैलेमस के पास में, और हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो इसको एलएच को रिलीज कर रही थी, उसको वहाँ पे उसकी इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से एलएच है वो भी रिलीज होना बंद हो जाएगा। जैसे एफएसएच तो पहले ही रिलीज होगा, एलएच के स्टार्ट होने से पहले ही एफएसएच है वो बंद हो जाएगा। और वो जो उसके बाद में जो ओवुलेशन, जैसे ये फॉलिकल्स थी, अब फॉलिकल क्या हुआ, रप्चर हो गया। फॉलिकल जो ही रप्चर हुआ और यहाँ से ओवम है वो बाहर की साइड में निकल गया, ओवम है बाहर की साइड में निकल गया। ओवम बाहर की साइड में निकलने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इसी वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगी। अब ये अगर फर्टिलाइज हुआ है, नॉन फर्टिलाइज हुआ है, उस दोनों ही कंडीशंस में अलग अलग आगे जाके कोज करेगी, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी फेजेस होती हैं। अगर हम कंप्लीटली मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस देखेंगे तो यहाँ पर 4 फेजेस होते हैं, और अगर हम चेंजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें यूट्राइन चेंजेस एंड दी ओवेरियन चेंजेस, जो अलग अलग चेंजेस होते हैं उसमें दोनों की फेजेस अलग होती हैं। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो 28 डेज है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अलग अलग फेजेस में किया है। जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 5 डेज आती हैं, उसको अपन बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 5 डेज आते हैं उसको अपन बोलेंगे ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज है उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज।
ब्लीडिंग फेज, जो कितने दिन का मेंशन कर रखा है, 5 डेज का, लेकिन 5 to 7 डेज भी किसी किसी के अंदर ये हो सकता है, नॉर्मल है। उसके बाद में यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज है, वो कंप्लीट होने के बाद में 6 to 14 डेज पे आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या होता है, वापस ये फॉलिकल फॉर्म होंगे और वो मेच्योर होना स्टार्ट कर देंगे। फॉलिकुलर मैच्योरेशन, फॉलिकुलर मैच्योरेशन। अब ये फॉलिकुलर मैच्योरेशन किसकी वजह से हो रहा है, एफएसएच की वजह से, ठीक है। ये 14 डेज तक होगा। 14 डेज के बाद में यहाँ से ये वाला पीरियड है, इसको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बाद में 15 डेज से लेके 19 डेज का जो टाइमिंग ड्यूरेशन आता है उसको अपन बोलते हैं ओवुलेशन फेज, क्योंकि जो ही मैच्योर हो जाएंगे फॉलिकल्स, एफएसएच है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से इनहिबिट हो जाएगा और वहीं से एलएच स्टार्ट हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा तो वो वापस से ओवरी पे आएगा और ओवरी के अंदर क्या करेगा, जो फॉलिकल फॉर्म हुई थी उसको वो रप्चर कर देगा और वहां से होगा ओवुलेशन और ओवम फॉर्म हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। और ये टाइमिंग ड्यूरेशन है 15 to 19 डेज का। कंप्लीट होने के बाद में 20 डेज से लेके 28 डेज का ये जो टाइमिंग पीरियड है इसको अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज, इसको अपने बोलेंगे ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा पिछली वाले में कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया, कब होगा, ओवुलेशन प्रोसेस के बाद में कार्पस ल्यूटियम है वो फॉर्म होगा और वही कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंटिन्यूअसली रिलीज करता रहेगा और वो कार्पस ल्यूटियम है धीरे 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 श्रिंक आउट हो जाएगा और लास्ट के अंदर डिसअपियर हो जाएगा। जो ही कार्पस ल्यूटियम है यहाँ से 20 डेज से स्टार्ट होता है, कार्पस ल्यूटियम है और वो धीरे धीरे डिसअपियर श्रिंक आउट होता रहेगा और 28 डेज पे डिसअपियर हो जाएगा। जो ही 28 डेज पे डिसअपियर हो जाएगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी डिक्लाइन हो जाएगा और जो ही उसका लेवल डिक्लाइन होगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाले पीरियड को अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज और ये ल्यूटियल फेज है उसको कौन फॉर्म करता है, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसी के अंदर देखते हैं चेंजेस इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस हो रही हैं जिसमें फर्स्ट चेंजेस आता है ओवेरियन चेंजेस एंड सेकेंड वन आता है यूट्राइन चेंजेस। तो ओवेरियन चेंजेस आ रहा है उसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट वन आता है फॉलिकुलर फेज जो 1 to 14 डेज का होता है और फॉलिकुलर फेज कहीं पर भी आता है तो इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, एफएसएच, एफएसएच की वजह से हो रहा है। सेकेंड वन आता है ल्यूटियल फेज जो कहाँ से होता है, 14 डेज से 28 डेज तक का टाइमिंग होता है, 14 डेज से 28 डेज का टाइमिंग होता है, उसको अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज क्योंकि कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा और यही कार्पस ल्यूटियम है वो आगे जाके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसिस कर रहा है और धीरे धीरे श्रिंक आउट होके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो भी डिक्लाइन होता जाएगा और लास्ट के अंदर कार्पस ल्यूटियम है वो डिसअपियर हो जाएगा एट द 8 डेज ऑफ द 28 डेज पे और उसके जस्ट बाद में ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यूट्राइन चेंजेस के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट वन आता है ब्लीडिंग फेज जो 1 to 5 डेज का आता है, जो हमने नॉर्मल देखा था ब्लीडिंग फेज के अंदर 1 to 5 डेज का। उसके बाद में आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फंक्शनल एंडोमेट्रियम है वो सेट ऑफ हो गई थी, अब वापस जो उसके जो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका टाइमिंग पीरियड कंप्लीट हुआ उसके जस्ट बाद में प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो वापस जो फंक्शनल लेयर है उसको फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है बेसल लेयर को, एंडोमेट्रियम बेसल लेयर को, और एंडोमेट्रियम बेसल लेयर का काम क्या होता है, कंटिन्यूसली फंक्शनल लेयर है उसको वापस से फॉर्म कर देगा। उस स्टेज को अपन बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज कितनी दिन के होते हैं, 6 to 14 डेज का। एंड थर्ड वन आता है सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज होती है उसके अंदर जैसे कार्पस ल्यूटियम है वो फॉर्म हो गया, अब वो कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर रहा है, एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। और कार्पस ल्यूटियम कब रिलीज होता है, ओवुलेशन के बाद में। तो ओवुलेशन हमने देखा है 15 to 19 डेज का होता है, तो अगर 15 डेज में ओवुलेशन होगा तो 15 डेज से ही यहाँ पर
कार्पस ल्यूटियम है वो फॉर्म हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम का कंटिन्यूसली काम होता है सीक्रेट दी एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन। तो ये चेंजेस आते हैं जिसके अंदर ओवेरियन चेंजेस के अंदर 2 फेजेस आती हैं, वहीं पर यूट्राइन चेंजेस के अंदर 3 फेजेस आती है अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन। देन हम पहले देखेंगे ओवेरियन चेंजेस जिसमें फॉलिकुलर फेज एंड द ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, द फॉलिकल्स फेज ऑल्सो नोन एज द प्री ओवुलेटरी फेज और द प्रोलिफेरेटिव फेज। जो फॉलिकुलर फेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी यानी ओवुलेशन से पहले का। एंड द प्रोलिफेरेटिव फेज, जैसे अभी हमने देखा है प्रोलिफेरेटिव फेज कब से स्टार्ट होती है, 5 डेज 6 डेज से लेके 14 डेज का टाइमिंग होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। तो यहाँ पर इसको हम प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, ओवुलेशन होने से पहले वाली स्टेज, और इसके साथ साथ में हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी देते हैं। लेकिन प्रोलिफरेटिव किस में देखेंगे हम, यहाँ पर यूट्राइन चेंजेस के अंदर। यूट्राइन चेंजेस के अंदर तो हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और रेदर देन हम इसके अंदर बोलेंगे जो ओवेरियन चेंजेस के अंदर बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, या फिर हम इसको बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। इट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट हाफ हो जाता है, दैट मीन्स 14 डेज तक का कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन जो फॉलिकुलर फेज है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है उसी डे से ये स्टार्ट हो जाती है, एंड एंडिंग विद द ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद में ही ये एंडिंग हो जाती है। सेकेंड वन आती है इसके अंदर ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज कहाँ से स्टार्ट होती है, 14 to 28 डेज, या फिर हम बोल सकते हैं 15 to 28 डेज, हम यहाँ पर 15 भी मेंशन कर सकते हैं। द ल्यूटियल फेज इज द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ल्यूटियल फेज का होता है। देन स्टार्टिंग आफ्टर द ओवुलेशन, ओवुलेशन से स्टार्ट होगा, और इसके बाद में एंडिंग हो जाएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग से। जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी स्टार्टिंग से इसका ओवुलेशन हो, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका, या फिर हम बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज है उसका एंडिंग हो जाएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टार्टिंग में। देन अब हम देखते हैं कि फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या क्या रीजन होता है जिसकी वजह से फॉलिकल्स वो मेच्योर होते हैं। जैसे सबसे पहले एफएसएच रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच रिलीज हो रहा है, लेकिन इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसको स्टिमुलेट किसने किया, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच, जीएनआरएच को रिलीज किया। अब ये जीएनआरएच है किस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करेगी, यहाँ पे एफएसएच को रिलीज करेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने रिलीज किया एफएसएच को। अब वही एफएसएच है आके किस पे एक्ट कर रहे हैं, ओवरी पे एक्ट करेगा, और उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं उसको वो मेच्योर करना स्टार्ट कर देगा। फॉलिकल्स है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में डोमिनेंट फॉलिकल्स ग्रोथ फास्ट। जो डोमिनेंट जो फॉलिकल्स होते हैं, यानी जो जो सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है वो फॉलिकल्स हैं, वो उसका ग्रो है वो फास्ट हो जाएगा। फॉलिकल्स हैं, अब जो ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीज दी एस्ट्रोजन, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है वो क्या रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। और हमारा एमसीक्यूज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो एंडोथेलियम की थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स से। जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, ओवरी के अंदर ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, वहां से ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है। देन आफ्टर एस्ट्रोजन रिलीज दी एफएसएच सप्रेस्ड। जो ही एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा उस कंडीशंस के अंदर एफएसएच है वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से वापस इनहिबिट हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक कहाँ पे जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा। और हाइपोथैलेमस ने क्या किया था, जो जीएनआरएच रिलीज किया था उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एफएसएच रिलीज हो रहा है उसको तो इनहिबिट कर देगा। और उसके साथ साथ में ही एलएच है उसका पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा एलएच हार्मोन का, सप्रेस थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड स्टिमुलेट द एलएच। और एलएच हार्मोन है उसको स्टिमुलेट कर देगा थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। और वहां से जो ये जो एलएच है इसका काम क्या होता है, किस पे एक्ट करेगा आके एलएच, जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स थे, जो ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म हुई थी, मेच्योर फॉर्म हुई थी, जिनका कंप्लीटली ग्रोथ हो गया था, और वही ग्राफिन फॉलिकल जिसे एस्ट्रोजन रिलीज हुआ था उसको वो उस पे आगे एक्ट करेगा। और अगर उस पे आके एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से
LH एक्ट ऑन द ग्राफिन फॉलिकल्स लीडिंग टू ग्राफिन फॉलिकल रप्चर, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएंगे। और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो रही है, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओवुलेशन, जिससे एक मेच्योर ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। मेच्योर ओवम रिलीज होने के बाद में जो रप्चर्ड पीस ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स है उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। जैसे मैंने अभी ये बताया था, इसके अंदर ये ओवम है। अब क्या करेगा, ये ग्राफिन फॉलिकल्स है वो रप्चर हो जाएगा और ये ओवम है वो बाहर की साइड में चला जाएगा। अब जैसे ये ये तो आ गया ओवम, लेकिन ओवम के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल्स का, उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा इन दिस सीक्रेटरी फेज। देन ये तो हो गई अपनी फॉलिकुलर फेज। और जो ही ओवुलेशन हुआ उसके जस्ट बाद में क्या स्टार्ट होगी, अपनी ल्यूटियल फेज है वो स्टार्ट हो गई, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया। अब कार्पस ल्यूटियम है वो रिलीज क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। इसलिए हम यहाँ पर यूट्राइन चेंजेस के अंदर इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। अब धीरे धीरे जो कार्पस ल्यूटियम है वो वापस फ्यूज होना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे वापस श्रिंक आउट होना स्टार्ट कर देगा। अब उसके अंदर कार्पस ल्यूटियम, अब रीजन क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम है वो आगे जाके अगर यहाँ पे ओवम फर्टिलाइज हो गया है या फिर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उन दोनों कंडीशन के अंदर अलग अलग चेंजेस होंगे। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया है, स्पर्म के साथ में ओवम फर्टिलाइज हो गया है और वो जाइगोट फॉर्म कर लिया है, उस टाइम पे कार्पस ल्यूटियम चेंज इन दी कार्पस ल्यूटियल वेरम। ये कार्पस ल्यूटियम किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो कार्पस ल्यूटियम वेरम है यही 3 महीने तक कंटिन्यूअसली प्लेसेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और ये कंटिन्यूअसली जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है इसके लेवल को मेंटेन करेगा कार्पस ल्यूटियम वेरम। क्योंकि 3 मंथ्स तक ये जो अपना प्लेसेंटा होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है, और 3 मंथ्स में कम्प्लीटली डेवलप होने के बाद में प्लेसेंटा अपने हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें अलग अलग 4 हार्मोन्स होते हैं। अब इसके साथ साथ में ये कार्पस ल्यूटियम अगर या फर्टिलाइज ओवम हो गया है तो 3 महीने तक कंटिन्यूसली जो प्लेसेंटल हार्मोन है उसको सीक्रेट करता रहेगा, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग हार्मोन, लेकिन वो प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग हार्मोन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो हार्मोन है उसको कौन रिलीज कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम। और अगर फर्टिलाइज ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ है, उस कंडीशन में जो कार्पस ल्यूटियम है उसके अंदर भी चेंज हो जाएगा और वो किस में फॉर्म हो जाएगा, कार्पस मेंस्ट्रुअलिस के अंदर, कार्पस मेंस्ट्रुअलिस के अंदर फॉर्म हो जाएगा। और कार्पस मेंस्ट्रुअलिस है ये आगे जाकर कार्पस ल्यूटियम एल्बिगेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे श्रिंक आउट होने लग जाता है। स्टार्टिंग के अंदर कार्पस मेंस्ट्रुअलिस फॉर्म होगा और ये भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को तो रिलीज करता रहेगा, और उसके बाद में धीरे धीरे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होता जाएगा। जितना वो श्रिंक होता जाता है उतना ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा, और लास्ट के अंदर ये किस में फॉर्म हो जाएगा, एल्बिगेंस के अंदर फॉर्म हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम एल्बिगेंस के अंदर। और कार्पस ल्यूटियम एल्बिगेंस है वो आफ्टर द 20 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिसअपियर हो जाएगा। जो ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उन दोनों का लेवल ही गिर जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ल्यूटियल फेज। अब देखो डीजनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम है इनका डीजनरेशन हो रखा है कंटिन्यूसली। ल्यूटियल फेज कहाँ से स्टार्ट होती है, 15 डेज से 28 डेज के अंदर, जिसके अंदर कंटिन्यूसली यहाँ पर जो इवन यहाँ पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो भी वापस फॉर्म हो जाएगी। जैसे नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है नॉर्मल 5 to 6 mm। अब इसके बाद में जो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग फेज होता है उसके अंदर 1 mm रह जाती है। उसके बाद में ये जो प्रोलिफरेटरी स्टेज है इसके अंदर ये 2 mm से लेके 3 mm तक ये फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद में जो सिक्रेटरी फेज है कंटिन्यूसली वहाँ पर वापस एट द एंड ऑफ द 28 डेज या फिर एट द एज ऑफ द 28 डेज, जो 28 डेज का टाइमिंग होता है उस तक ये वापस 5 to 6 mm है वो फॉर्म में हो जाएगी। तो ये तो था अपने ओवेरियन चेंजेस। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस के अंदर 3 फेजेस आती हैं। फर्स्ट वन आता है ब्लीडिंग फेज जो 1 to 5 डेज का होता है। सेकेंड वन आता है यूट्राइन
प्रोलिफरेटिव फेज जो 6 to 14 डेज का होता है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेशन करता है, वापस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है एंडोथेलियम लेयर का, एंडोमेट्रियम लेयर का। देन थर्ड वन आता है सिक्रेटरी स्टेज जो 15 to 28 डेज होती है, जो सिक्रेटरी स्टेज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो कैसे कैसे चेंजेस कर रहा है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग फेज के अंदर फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो जाएगी और एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी रह जाएगी यहाँ पर 1 mm तक। फंक्शनल एंडोमेट्रियम की है वो तो सेड ऑफ हो जाएगी और एंडोमेट्रियम की टोटल थिकनेस रह जाएगी 1 mm तक, जबकि नॉर्मल कितनी होता है 5 to 6 mm तक। प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड व्हेन द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम है वो वापस रीबिल्ड होना स्टार्ट कर देती है और वो वापस अपनी मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो थिकनेस कम हो जाती है उसको वापस वो रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे प्रोलिफरेटिव स्टेज। और प्रोलिफरेटिव स्टेज है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सपोर्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर देखो जैसे जो ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर गई है, एंडोथेलियम लेयर है वो सेड ऑफ हो गई है, एंडोथेलियम लेयर है वो कम हो गई है, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर ये वापस एंडोथेलियम लेयर है वापस रिफॉर्म होना स्टार्ट कर देगी। एंड उसके बाद में सिक्रेटरी स्टेज है, सिक्रेटरी स्टेज है जैसे ये क्या है कार्पस ल्यूटियम जो यहाँ पर दिख रहा है येलो कलर का, ये है कार्पस ल्यूटियम। जैसे ये एग है वो बाहर की साइड में रिलीज होगा, ये एग बाहर की साइड में रिलीज होगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको रिलीज कर रहा है। अब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया है तो यूट्राइन कैविटी को ये प्रिपेयर करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन कैविटी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो एंडोथेलियम लेयर है उसको वापस रिफॉर्म करना या फिर रिबिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। देन कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो एंडोथेलियम की थिकनेस को वापस से 5 to 6 mm कर देता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी हो जाती है 1 mm तक रह जाती है। प्रोलिफरेटिव के अंदर यहाँ पर 2 mm से लेके 3 mm तक फॉर्म हो जाएगी और जो रिमेनिंग है वहाँ पे वो वापस 5 to 6 mm है वो कब हो जाएगी इन दी सिक्रेटरी फेज के अंदर, जो कार्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों को रिलीज कर रहा है। अब जैसे ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, ब्लीडिंग है तो वो कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है, किस कंडीशन में आ रही है, इसको हम देखेंगे। जैसे कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल है उन दोनों का लेवल ही डिक्रीज होगा। कार्पस ल्यूटियम श्रिंक आउट होगा, कंप्लीटली डिसअपियर होगा और उसके बाद में अगर डिसअपियर हो गया तो कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो दोनों का लेवल है वो डिक्लाइन हो जाएगा। अगर दोनों का लेवल ही कम हो गया है उस कंडीशन में जो यूट्राइन आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट कर देगा। जो यूट्राइन आर्टरी है वो ब्लड वेसल्स वहाँ की कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर यूट्राइन आर्टरी वो आर्टरी जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको अपन बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी, तो ब्लड वेसल्स वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यूट्राइन ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अगर यूट्राइन ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो यूट्रस की जो लेयर है उसके पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, इस्चीमिया डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो रही है किसकी वजह से, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है जैसे नॉर्मल ब्लड वेसल्स ये होती है, लेकिन जो ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा उस कंडीशन में यहाँ पर ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएगी। अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है उस कंडीशंस में यूट्रस के पास में ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इस्चीमिया। और अगर ब्लड सप्लाई ही कम हो रहा है तो ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो यूट्रस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो इन दोनों का लेवल भी कम हो जाएगा। अगर इन ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है टिश्यूज के पास में उसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन। देन इरिवर्सिबल नेक्रोसिस इन दी एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्सिबल जो नेक्रोसिस कंडीशन, इरिवर्सिबल नेक्रोसिस कंडीशन होना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर रहे हैं। नेक्रोसिस का मतलब क्या है, टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। किसकी वजह से हो रहा है टिश्यू डैमेज, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है और उसकी वजह से वहां पर उसकी जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से वहाँ के टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे। अगर डैमेज होना स्टार्ट कर रहे हैं उसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर नेक्रोसिस कंडीशन।
अगर टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट कर दिए, उसके एंडो मैटेरियल सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट कर देंगी। ब्लड फिल इन द यूट्रस, क्यों अब, और जिसकी वजह से वहाँ की जो जो ब्लड है वो कैपिलरीज हैं वो भी लीक होने लग जाएंगी ब्लड वेसल्स की, क्योंकि यहाँ पर अगर ल्यूमन नैरो है, अगर ल्यूमन नैरो है तो डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वाइड रहेगा तो प्रेशर कम होता है, अगर ल्यूमन नैरो हो गया है तो वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से जो कैपिलरी होती हैं वो लीक आउट हो जाती हैं, कैपिलरी लीक आउट हो जाएंगी और ब्लड आ जाता है इन दी यूट्राइन कैविटी। यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन कैविटी है, हमने पढ़ा था यूट्रस की स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी ऑफ द यूट्रस है, वहाँ पर ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, जिसको अपन बोलते हैं हेमेटोमेट्रा। हेमेटोमेट्रा का मतलब होता है ब्लड कलेक्ट इन द यूट्रस, ब्लड कलेक्ट इन द यूट्रस, कलेक्ट या फिर फिल इन द यूट्रस। ब्लड फिल्ड इन द यूट्रस, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरी है वो रप्चर होने की वजह से यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब जो ही ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा तो वहाँ यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। वो नर्व सेंसरी रिसेप्टर है ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास में। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? हाइपोथैलेमस के पास में, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था एचपीओ एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट, अब हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो एफएसएच एलएच को रिलीज करेगा, वहीं पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो वहां से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन है, इसका काम होता है टू इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको वो इंक्रीज कर देगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ की जो फंक्शनल लेयर है वो सेड ऑफ हो जाएगी और जो ये अपना जो इंटरनल ओएस है वो ओपन होके ब्लीडिंग है वो बाहर की साइड में आ जाएगी। तो ये किसका काम होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। देन ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन दी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है? मस्कुलर लेयर होती है यूट्रस की, जो मिडल वन लेयर होती है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे लीडिंग टू कॉन्स्ट्रिक्ट द यूट्रस। अब उस कंडीशंस में क्या होता है, जो यूट्रस है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो डेफिनेटली यूट्रस यूट्राइन कैविटी है वो कम हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और उसकी वजह से जो ब्लड कलेक्ट हुआ था वो वजाइनली बाहर की साइड में एक्सपेल आउट हो जाएगा। और यही कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से ड्यूरिंग, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, मोस्टली फीमेल्स ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 1 to 3rd डे तक सीवियर पेन, जो लोअर बैक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, उससे सफ़र करती हैं। क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है? ऑक्सीटोसिन है वो मायोमेट्रियम पे एक्ट करेगा और मायोमेट्रियम है वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्शन करेगा मसल्स के अंदर और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड फिल्ड हो रखा था, हेमेटोमेट्रा हो रहा था, वो बाहर की साइड में वजाइनली बाहर निकल जाएगा। Visible manifestation of the manifestation of menstrual blood through the vagina. Then endometrial thickness जो नॉर्मल कितनी होती है 5 to 6 mm होती है, वो ब्लीडिंग फेज के अंदर आ जाएगी 1 mm तक, क्योंकि फंक्शनल लेयर है वो सारी की सारी सेड ऑफ हो जाएगी। तो ये है ब्लीडिंग फेज। देन सेकेंड वन आती है अपनी प्रोलिफरेटिव फेज। जो प्रोलिफरेटिव फेज कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्लीडिंग फेज के जस्ट बाद में से लेके 6 to 14 डेज से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर प्रोलिफरेटिव फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज पीरियड व्हेन द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम रीबिल्ड एंड द थिकनिंग आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग के जस्ट बाद में जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हुई है 1 mm तक हो गई है, वो वापस अपना बिल्ड करना स्टार्ट कर देगी, रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज ड्यू टू द फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एस्ट्रोजन काम क्या करता है? हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स। सेल्स कौन सी?
जो अपनी यूट्राइन केविटी की लाइनिंग है उसकी सेल्स के नंबर को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ द सेल्स इन द एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो वापस से बिल्ड हो जाएगी और प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर कितनी होती है, हो जाती है वापस 2 to 3 mm तक वापस रिवील्ड होके स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी इसके अंदर वापस दिख रहा है, पहले स्टार्टिंग के अंदर ब्लीडिंग फेज के अंदर तो ये एंडोमेट्रियम थिकनेस कम हो गई थी, अब ये वापस से रिबिल्ड हो गई है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापस रिबिल्ड हो गई है। देन लास्ट वन आती है सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज कहाँ से स्टार्ट होती है, ओवुलेशन के जस्ट बाद में से। आफ्टर ओवुलेशन 15 to 28 डेज में कार्पस ल्यूटियम डेवलप इन दी ओवरी, कार्पस ल्यूटियम है वो डेवलप हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, और अगर एट द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम जो कितनी हो जाएगी 5 to 6 mm तक हो जाएगी। सिक्रेटरी फेज इज दी प्रिपरेटरी फेज, जो सिक्रेटरी फेज है उसको अपन वापस प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो द यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया है और वो जाइगोट फॉर्म हो गया है तो जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो जो यूट्राइन केविटी के अंदर आके इम्प्लांट होता है, इसलिए यूट्रस को वो वापस यूट्रस को प्रिपेयर कर देता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्रिपेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को ही हम यहाँ पे प्रिपेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है। देन फर्टिलाइज ओवम जाइगोट इज इम्प्लांट ड्यूरिंग दिस फेज। अब जो सिक्रेटरी फेज है उसी फेज के अंदर जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है। द मेंस्ट्रुअल्स डज नॉट अपीयर, उस टाइम उस कंडीशंस में मेंस्ट्रुएशन है वो अपीयर नहीं होता है। इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज, और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है देन मेंस्ट्रुएशन अकर आफ्टर दिस फेज एंड अ न्यू साइकिल स्टार्ट। ओवुलेशन है वो मेंस्ट्रुएशन है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है वो कंप्लीटली एल्बिगेंस के बाद में डिसअपियर हो जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है सिक्रेटरी फेज। देन हम देखते हैं नॉर्मल इससे रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जिसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट फ्रॉम द 11th to 15 ईयर्स ऑफ द एज। जो ही फीमेल की एज 11 to 15 ईयर्स तक हो जाती है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना लग जाता है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको अपन बोलते हैं मीनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की। देन अब उसके बाद में 45 to 50 ईयर ऑफ द एज तक कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुएशन रहेगा, और उसके बाद में 50 ईयर्स के बाद में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है और उसको लास्ट में जो मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज। देन ए वुमन गेन 13 मेंसेस इन अ ईयर, एक साल के अंदर लगभग 13 यहाँ पर मेंस्ट्रुएशंस है वो होती हैं, और अराउंड 450 मेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ कौन सी है यहाँ पर, जैसे फीमेल को 13 ईयर्स पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था उससे लेके जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे अप टू 45 ईयर्स तक उसको मेंस्ट्रुएशन हुआ। तो फर्स्ट ये क्या है, मीनार्की, 13 ईयर्स तो मीनार्की है, एंड ये हो गया मिनोपोज। मिनोपोज ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन है इसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर एक फीमेल को लगभग 450 मेंसेस हैं वो होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मेंसेस इज अबाउट 2 to 7 डेज का टाइमिंग होता है। देन एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड इज एस्टिमेटेड 20 to 28 ml, लगभग 35 ml तक यहाँ पर जो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 35 ml तक है वो ब्लड होता है। एचपीओक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटर, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी एक साथ में कोऑर्डिनेटर वे के अंदर फंक्शन करते हैं। अगर इन तीनों में किसी में भी कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन हो गई है या फिर हॉर्मोन्स का अनस्टेबिलिटी हो गई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पीसीओडी एंड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसके पीछे रीजन यही होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अब प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, उसकी वजह से जो फीमेल होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स होता है उनको मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी कंडीशंस होती है, बहुत सारी कंडीशंस में 28 डेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है वो नहीं हो पा रहा है और 2 से 3-4 महीने तक भी उसके निकल जाते हैं। कि रीजन क्या होता है, पीसीओडी एंड द पीसीओएस, और उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर फैट है वो बिल्डअप होना लग जाता है, फैट टिश्यू डिपोजिशन।
फैट टिश्यू डिपोजिशन होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। देन यूट्राइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव फॉर द ओवेरियन हार्मोन्स। जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है ये रिस्पॉन्सिव होती है ओवेरियन हार्मोन्स के लिए, क्योंकि अगर यूट्राइन एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी थिकनेस है जो कम एंड ज़्यादा हो रही है, उसी के स्टिमुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो फंक्शन करते हैं। आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है, जो वेजाइनली आउट, जिसके थ्रू जो ब्लीडिंग है वो बाहर की साइड में आती है, वो कैसा होना चाहिए? पेटेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली जो ब्लड फिल था वो कम्प्लीटली बाहर की साइड में नहीं आ पाता है, और वो ब्लड अंदर एक क्लोट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से अबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। तो ये था अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल। देन सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें के अंदर क्या एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ द सीक्रेटरी सेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिस किस सेल से फॉर्म्ड होती हैं? सीक्रेटरी सेल से फॉर्म्ड होती हैं, सराउंडेड बाय एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। जिसके जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके सराउंडिंग के अंदर वेस्ट नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर ड्रेन कर दे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर किसी भी तरह की डक्ट नहीं होती है कि वो डक्ट किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर लेके जाए। यहाँ पे ये डक्टलेस होती है, तो इसके सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जिसमें वो वहाँ से डायरेक्टली हार्मोन्स को ड्रेन आउट कर दे या फिर डिफ्यूज कर दे। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को डायरेक्टली डिफ्यूज करती हैं ब्लड के अंदर। हार्मोन्स आर कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेटेड टिश्यू एंड द ऑर्गन्स। अब उसके बाद में जो ब्लड है उसी का ही काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है उसके टारगेटेड सेल्स तक ब्लड। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को मेंटेन कर रहे हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पे हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हार्मोन्स में सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हार्मोन्स। अब हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, किस ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसकी टारगेटेड सेल से क्या होती हैं? सबसे पहले देखते हैं हम GnGH-RH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स है ये किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करेगी? यहाँ से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी टारगेटेड सेल क्या रहेगी? जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स की टारगेटेड सेल क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। वहीं से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो कहाँ पे होगा? टिश्यू एंड दी ऑर्गन, जिसकी वजह से उनका कंप्लीटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, जो नाम से इंडिकेट है। सेकेंड वन आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम सेकेंड नाम से बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये डायरेक्टली एक्ट किस पे करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगी, और जो T3 TSH रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। दैट मीन्स ये क्या करेगी? जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसको कोज कर रहा है। और अगर ग्रोथ हार्मोन और TSH हार्मोन्स हैं ये दोनों ही इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स है, इनसे रिलेटेड टिश्यूज हैं उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी। थर्ड वन आता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। अब हाइपोथैलेमस के बाद में ये किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी TSH हार्मोन को स्टिमुलेट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है नाम से इंडिकेट है ये किस पे एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड है वो रिलीज करेगी यहाँ पर T3 एंड दी T4 हार्मोन्स को रिलीज करेगी। नेक्स्ट वन आता है CRH हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है वापस किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, और वहां से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी ACTH हार्मोन को, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करेगी। अब यहाँ पे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है वो कहाँ पे एक्ट करेगा? हमें पता है एड्रिनल ग्लैंड्स पे, तो एड्रिनल ग्लैंड्स पे ये एक्ट करेगी स्पेसिफिकली कॉर्टेक्स पे। और कॉर्टेक्स से यहाँ से 3 अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड दी गोनेड्स।
नेक्स्ट हार्मोन आता है पीआरएच हार्मोन, यानी प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है प्रोलेक्टिन। अब प्रोलेक्टिन का मेन काम क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है, यानी ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मिल्क सीक्रेशन में नहीं। मिल्क सीक्रेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है, वहीं पर जो लैक्टोजेनेटिक हार्मोन्स है मिल्क फॉर्मेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल हार्मोन रहेगा प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। तो ये प्रोलेक्टिन हार्मोन है किस पे एक्ट करता है, ब्रेस्ट टिश्यू पे, जिसकी वजह से मिल्क फॉर्मेशन या फिर मिल्क डक्ट के फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं डोपामिन भी इसके को हम बोलते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में प्रोलेक्टिन का लेवल ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में ये नेगेटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे पीआईएच रिलीज करेगा, और वो डायरेक्टली जो प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो भी कम हो जाएगा, और ये इसका एक्ट किस पे होगा, ब्रेस्ट पे। देन नेक्स्ट वन आता है ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और एक्ट करेगा एंड दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से रिलीज करता है एफएसएच को, और एफएसएच किस पे जाके एक्ट करेगा, ओवरी एंड टेस्टिस पे। देन वहीं पे जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, और ये रिलीज करता है एलएच के हार्मोन को बढ़ाएगा, और उसकी वजह से ये एक्ट करेगा ओवरी पे, जिसकी वजह से ओवुलेटरी प्रोसेस है वो कंप्लीटली हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है एसीटीएच हार्मोन, जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच एंड दी प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। ये रिलीज होते हैं 6 हार्मोन्स हैं, ये रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट आता है पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड हमेशा मेलेटोनिन हार्मोन्स है उसको रिलीज करती है, ये अपने सर्केडियन रिदम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्लीप वेकर साइकिल में भी हेल्प करती है। अदर आती है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं, टी सेल्स जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जिसमें T3 एंड दी T4 हार्मोन्स है उनको सीक्रेट करती है। वहीं पे ये पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, ये या फिर सी सेल्स होती हैं, ये रिलीज करती हैं कैल्शिटोनिन को, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती हैं। एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है उसको वो बोन्स में शिफ्ट कर देंगी, जिसकी वजह से कैल्शिफिकेशन में ये हेल्प करके बोन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। नेक्स्ट वन आता है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के अंदर 3 सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा एंड दी डेल्टा सेल। अल्फा सेल्स है वो ग्लूकेगॉन को सीक्रेट करती है, बीटा सेल्स है इंसुलिन को सीक्रेट करेगी, एंड दी डेल्टा सेल है इसका काम होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है उसको सीक्रेट करती है। अब ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोज के अंदर स्टोर्ड होता है उसको वापस वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इंसुलिन का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट वन आता है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर भी अब एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला 2 पार्ट्स होते हैं। कोर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है, सेकंड आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो मिनरल्स के लेवल को मेंटेन कर रहा है, थर्ड वन आता है गोनेड्स यानी जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन एंड दी नॉर एड्रिनलिन रिलीज होगा। ओवरी से एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सीक्रेट होगा। ये तो थे अपने हार्मोन्स, जो कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अब इसी का आगे क्वेश्चन क्या था, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस जो आपस में एक यूनिट होके फंक्शंस करते हैं, रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अदर जो ग्लैंड्स हैं उन दोनों को, उन सब ग्लैंड्स को ये दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जितनी भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको वो रेगुलेट कर रहा है। सॉरी, द पिट्यूटरी ग्लैंड्स लाई इन द हाइपोफिशियल फोसा। जो हाइपोफिशियल फोसा होता है स्फिनोइड
जिसके अंदर सेला टर्सिका प्रेजेंट होती है, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो स्फिनोइड बोन है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है सेला टर्सिका, उस सेला टर्सिका के अंदर एक फोसा होता है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोफिशियल फोसा, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो सिचुएटेड होती है इन दिस स्फिनोइड बोन बिलो दी हाइपोथैलेमस टू विच दी अटैच बाय दी स्टाल्क। और जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्टाल्क के थ्रू कनेक्ट रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप कैसी रहेगी, पी शेप रहती है, लगभग वेट होता है 1500 ग्राम, सॉरी 1500 ग्राम, यस। देन पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 3 पार्ट्स होती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंड इंटरमीडिएट लोब। एडिनो हाइपोफाइसिस दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस एंड दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो होता है, और उसके बाद में सेकेंडरी आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट मीन्स यहाँ पे न्यूरल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज सप्लाइड डायरेक्टली विद द आर्टेरियल ब्लड दैट ऑलरेडी पासेस थ्रू द कैपिलरी बेड्स इन द हाइपोथैलेमस। अब ये क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये जो हाइपोथैलेमस के जो ब्लड वेसल्स हैं वही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सप्लाई कर रही है। वो ब्लड वेसल जो हाइपोथैलेमस को सप्लाई कर रही है वही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, और वो किसका पार्ट है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांच है जो हाइपोथैलेमस को सप्लाई कर रही है, और वही ब्रांच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करेगी। हाइपोथैलेमस कैपिलरी बेड्स जो नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, जिसमें आता है पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है, यानी एक सिंगल सर्कुलेशन के अंदर ड्यूअल कैपिलरी प्रेजेंट होती है। जैसे पहले कैपिलरी कहाँ पे प्रेजेंट होती थी, हाइपोथैलेमस के पास में प्रेजेंट है। जैसे इसकी ब्रांच है, ये आर्टरी है, किस में जा रही है, पहले हाइपोथैलेमस में जाएगी। हाइपोथैलेमस में जाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो दैट मीन्स ये आर्टरी है, इसके साथ में ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैपिलरी के बाद में यहाँ से इनका डिफ्यूजन होगा। जो किसका डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, केमिकल मैसेंजर का, और केमिकल मैसेंजर कौन है यहाँ पर, हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में ये आगे वापस आर्टरी के अंदर ही कन्वर्ट होती है। जैसे पहले आर्टरी है, फिर कैपिलरी, फिर आर्टरी वापस कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आर्टरी किस में जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जाने के बाद में अब जो हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन रिलीज किया था उसको तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके अंदर डाल देगी, और वहीं से वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं ये इसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स में डाल देगी, और वहीं से जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन को रिलीज कर रही है वो वापस किस में डाल रही है, इन दी कैपिलरी के अंदर, और उसके बाद में ये आगे जाके वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए अपन इसको बोलते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। मतलब एक ही सर्कुलेशन के अंदर ड्यूअल कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, एक आर्टरी के बाद में कैपिलरी, कैपिलरी के बाद में फिर आर्टरी, देन वापस कैपिलरी, एंड उसके बाद में वेन्स। इसको अपन बोल देंगे पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन या फिर सिस्टम। in the which transport blood from the hypothalamus to the anterior pituitary glands. In the anterior pituitary gland, the blood vessels entering thin साइनोइड दैट आर इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सिक्रेटरी सेल्स। अब जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स उसके सराउंडिंग के अंदर, जैसे ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसके सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आई, हाइपोथैलेमस आई, अब यहाँ पर एक वेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज होता है सराउंडिंग के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ से डिफ्यूजन भी हो जाएगा दोनों साइड से। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड में चल जाएगा, और पिट्यूटरी के हार्मोन्स है वो कैपिलरी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिक्रेटरी सेल्स होती है। यहाँ पर पिट्यूटरी के अंदर सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही हैं। दिस ब्लड provide oxygen, nutrients and transport releasing and inhibiting hormones by the from the hypothalamus। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रही है इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी सप्लाई कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसके साथ साथ में हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आते हैं, चाहे वो रिलीजिंग हार्मोन हो या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन हो, उन दोनों हार्मोन को ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स में डिफ्यूज करवाती है या फिर ट्रांसपोर्ट करती है।
नेक्स्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमने पहले भी देख लिया था। अब जैसे इसके अंदर क्या होता है, सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, ये किसको सप्लाई कर रही थी, हाइपोथैलेमस को। अब यहाँ से क्या होता है, ये इसी की एक ब्रांच है, वो हाइपोथैलेमस को सप्लाई करी थी, और वहाँ से उसी की ब्रांच आएगी। जैसे ये वाली कैपिलरी है, ये सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी है, ये सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी। अब ये इसने क्या किया, यहाँ से ब्लड लेके आई, अब एक साइड में तो ले गई है हाइपोथैलेमस में, और दूसरी साइड से कहाँ लेके आ गई, इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। तो ये क्या किया इसने, पहले यहाँ से डिफ्यूजन हुआ किसका, गैसेस, सॉरी, जो हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स है, वो इसके अंदर डिफ्यूज होगा। उसके बाद में यही वापस किस में लेके आ गया, इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी आ गया, तो यहाँ कंटिन्यूअसली इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी ड्रेन किया, जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज है उसको भी डिफ्यूज किया है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। और इसके साथ साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दिख रही है आपके सराउंडिंग के अंदर, ये यहाँ पर है सिक्रेटरी सेल्स, कंटिन्यूसली सिक्रेटरी सेल्स हैं। अब जो हाइपोथैलेमस ने जिस तरह का भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज किया है, वहाँ यहाँ पर भेजा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स हैं वो हार्मोन को रिलीज करेंगे। ये 6 टाइप के हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट वन आता है, अब हार्मोन्स में हम देखें एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH हार्मोन। अब ACTH हार्मोन्स है, इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। कौन सा, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, और वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा ACTH हार्मोन्स। ACTH इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स विद इन दी एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखा ACTH हार्मोन्स है, इसका काम क्या होता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स को बढ़ा देगा, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ से 3 हार्मोन्स को रिलीज करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स एंड दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड दी गोनेड्स हार्मोन्स। ACTH का हाईएस्ट लेवल कितना होता है, 8 AM, एंड सबसे लोवेस्ट लेवल होता है मिडनाइट पे। मॉर्निंग के अंदर हाईएस्ट लेवल रहेगा 8 AM पर, और मिडनाइट के अंदर इसका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, और यही रीज़न होता है कि उस टाइम पर हम स्लीपिंग में रहते हैं। अब जब हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उस टाइम पर इसका हाईएस्ट लेवल होता है। सीक्रेशन ऑफ द ACTH इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही ये सारा का सारा है वापस इसका इनहिबिट हो रहा है। जैसे ड्यूरिंग द मिडनाइट में वापस इसका लेवल है वो सबसे लोवेस्ट हो जाता है, किसकी वजह से, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। देन अदर फैक्टर दैट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द इंक्लूड। अब कौन कौन से अदर फैक्टर हैं जिसकी वजह से ACTH रिलीज होता है। सबसे पहले आता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकेंड वन आता है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कंपेयर टू दी सप्लाई, और उस कंडीशंस में अगर सप्लाई कम हो रही है और अगर डिमांड बढ़ रही है, उस कंडीशन में ACTH हार्मोन है वो रिलीज होगा। ACTH हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स है यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिको रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसके लेवल को वो बढ़ा देगा। नेक्स्ट वन आता है स्ट्रेसर, यानी अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस हो गया है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेस हो या फिर मेंटली स्ट्रेस हो, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर इम्बेलेंस बिटवीन दी ऑक्सीजन सप्लाई एंड दी डिमांड, दोनों ही कंडीशन के अंदर उस कंडीशन में ACTH हार्मोन है वो रिलीज करेगा। और ACTH हार्मोन है वो नर्व सिस्टम में कैसा रिस्पॉन्स करता है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो अपनी बॉडी को शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर रेगुलेशंस फॉर्म, जो भी अपनी बॉडी के अंदर क्राइसिस कंडीशन होता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर देता है। देन सेकेंड वन हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज द मोस्ट एब्डियंट हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिलीज होने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन रिलीज ही होता है, वो होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन है उसको सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड्स। जो ग्रोइंग पीरियड्स हैं उसके अंदर सेल डिवीजन को बढ़ाएगा, अपनी मसल्स हैं उसको बढ़ाएगा, उसकी स्ट्रेंथन को प्रोवाइड करेगा।
देन body growth in response to secretion of the growth hormone is evident during the childhood and the adolescence. सबसे ज़्यादा लेवल कब होता है? चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो गया है तो पर्सन की हाइट कम हो जाएगी. इवन उसकी स्केलेटल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनका प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. आफ्टर द एडोलसेंस, अब एडोलसेंस के बाद में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन मेंटेन द मास ऑफ द बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम. उसके बाद में एडोलसेंस के बाद में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन है वो इनहिबिट हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन वो उस टाइम पे जो पहले ग्रोइंग पीरियड के अंदर रिलीज हो रहा था उतना ना रिलीज होके रिलीज होगा. लेकिन इसका काम क्या होता है? जो मसल्स और स्केलेटल मसल्स हैं, मस्कुलर पार्ट और स्केलेटल मसल्स हैं, इन दोनों स्केलेटल को कंप्लीटली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज रहेगा. ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द लीवर. अब ग्रोथ हार्मोन है वो लीवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एंड पैनक्रियाज के अंदर मेटाबॉलिज्म है उसको सपोर्ट करता है. एंड प्रोटीन के सिंथेसिस एंड उसके ब्रेकडाउन, फैट के ब्रेकडाउन में भी ये हेल्प करता है. और इसके साथ साथ में ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करेगा. जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, लीवर के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस उसको बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके साथ साथ में ये फैट कैप जो ब्रेकडाउन है उसको भी बढ़ाता है. लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन भी कर रहा है. ग्रोथ हार्मोन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय दी. अब ग्रोथ हार्मोन किससे स्टिमुलेशन होता है? जैसे हमने पढ़ा था अभी, हाइपोथैलेमस है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सपोर्ट करेगा उससे, और उसके बाद में सप्रेस किससे होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन से ये सप्रेस से हो जाएगा, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. देन सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज हायर एट द नाइट टाइम. ड्यूरिंग द स्लीपिंग पीरियड्स में ग्रोथ हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से एंड ऑल्सो स्टिमुलेटेड, और इसके बाद में किससे स्टिमुलेट होता है? ये हाइपोग्लाइसीमिया. अगर अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हमें कोई एंजाइटी अटैक हो गया है, उस कंडीशंस में भी ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा. लेकिन अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डे नाइट का शेड्यूल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द स्लीपिंग पीरियड, या फिर नाइट का स्लीपिंग पीरियड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है. और जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इनहिबिशन किसकी वजह से? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन देखते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा. अब TSH का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी टारगेटेड सेल क्या रहेगी? थायराइड ग्लैंड रहेगी. अब थायराइड ग्लैंड वहाँ पे T3 एंड T4 को सीक्रेट करती है. TSH लोवेस्ट इन दी एवरी इवनिंग. अब जो TSH का लेवल है सबसे कम रहता है एवरी इवनिंग के अंदर, एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग दी नाइट टाइम. नाइट टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा इसका लेवल होता है, और इवनिंग के अंदर इसका सबसे लेवल कम होता है, क्योंकि T3 T4 का काम होता है BMR को मेंटेन करना, BMR को मेंटेन करना. सीक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. और ये जो सीक्रेशन है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू है सीक्रेट हो जाता है. जैसे T3 T4 का लेवल है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस है वो जो TRH रिलीज कर रहा था उसको कम कर देगा, और TSH है उसका लेवल है वो कम हो जाएगा. सीक्रेशन देन व्हेन द ब्लड लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन इज हायर, सीक्रेशन इज रिड्यूस. ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो TSH है उसका लेवल कम हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें आता है FSH एंड दी LH, जो हमने अभी पढ़ा है जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर. तो ये FSH एंड LSH इन दोनों का काम क्या होता है? गैमेट्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसमें ओवा एंड दी स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. FSH LH है, ये दोनों ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन में हेल्प करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन कर रहा है. और इसके बाद में जस्ट बिफोर प्यूबर्टी LH एंड FSH सिक्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज from the anterior pituitary in response to luteinizing hormone releasing hormones and gonadotropin releasing hormones. अब ये कि जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी से जस्ट पहले LH हार्मोन FSH हार्मोन्स है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, और वो
फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब किसके सपोर्ट से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो तो एफएसएच को स्टिमुलेट करेगा, एंड ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है एलएच को। और प्यूबर्टी के टाइम पे एलएच एफएसएच इन दोनों का लेवल बढ़ जाएगा और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। देन LH ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेशन हॉर्मोन्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेशन हार्मोन। क्यों? टू स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन। LH हार्मोन होता है, इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेशन हार्मोन्स। क्यों? इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये टेस्टिस पे जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको भी स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन के लिए। देन हमने देखा ये एचपीओ एक्सिस जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस है जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखा है वही है यहाँ पर, जिसकी वजह से प्यूबर्टी से पहले हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच को रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच एलएच को रिलीज करेगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उन दोनों का लेवल मेंटेन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन है जिसको अपन बोलते हैं मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। Then prolactin hormone is secreted during the pregnancy period to prepare the breast for the lactation. अब इसका मिल्क सिक्रेशंस में भी प्रिपेयर भी करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर भी करता है, जिसकी वजह से मिल्क डक्ट है उनका फॉर्मेशन होने लग जाता है, सेकेंडरी ट्यूबिकुलाई है उसका फॉर्मेशन करने में भी ये प्रोलेक्टिन हार्मोन है ये हेल्प करता है। द ब्लड लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है विच इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट करेगा और डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड्स है के एंटीरियर पार्ट से प्रोलेक्टिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा और नेगेटिव फीडबैक में या प्रोलेक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन या फिर डोपामिन की वजह से इसका लेवल है वो सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर्म्ड फ्रॉम द नर्वस टिश्यू, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड कंसिस्ट ऑफ द नर्व सेल सराउंडेड द सपोर्टिंग सेल जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूसाइड्स। जो पिट्यूसाइड्स होते हैं उसकी सराउंडिंग के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। द न्यूरॉन हैव देयर सेल बॉडी इन दी सुप्राओप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के अंदर जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है कहाँ पर? सुप्राओप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर ये तो पैराओप्टिक न्यूक्लाई प्रेजेंट होती है, ये वाली तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई है, एंड सुप्राओप्टिक न्यूक्लाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन दी हाइपोथैलेमस। और उसके बाद में देयर एक्सोन फ्रॉम अ बंडल हाइपोफिशियल फोसा ट्रैक्ट के थ्रू। उसके बाद में यहाँ से ये सेल बॉडी है इसकी, ये है सेल बॉडी, इन सेल बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? सुप्राओप्टिक न्यूक्लियस एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब यहाँ से तो सेल बॉडी है, लेकिन सेल बॉडी के बाद में न्यूरॉन के अंदर क्या आती है? उसकी एक्सोन्स आती है, ये है इसका एक्सोन, और ये कहाँ पर आ जाता है? इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में आता है ये एक्सोन, और एक्सोन का लास्ट एंडिंग क्या होता है? टर्मिनल बटन्स। ये है इसके टर्मिनल बटन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। और ये किस ट्रैक्ट के आती है? थ्रू आती है हाइपोफिशियल ट्रैक्ट के थ्रू। हाइपोफिशियल ट्रैक्ट के थ्रू आती हैं, हाइपोथैलेमोफिशियल ट्रैक्ट या फिर हाइपोफिशियल ट्रैक्ट के थ्रू आती है। इस ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं हाइपोफिशियल ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमोफिशियल ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के थ्रू किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आ गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है जो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है वो है इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी।
जबकि हमने उसमें भी देखा था सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी थी, एंटीरियर में यहाँ पर इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी है। ये इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी आएगा कहाँ पर आएगी, इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन दी कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैनी ब्रांचेस होती हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है, उसको अपन बोलते हैं कैपिलरीज। ये है इसकी कैपिलरीज, यहाँ कैपिलरीज होंगी। और इस कैपिलरीज के सराउंडिंग के अंदर जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आती हैं, उसकी टर्मिनल बटन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स। और ये एक्सोन टर्मिनल्स होती हैं, इसके अंदर ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं वेसाइकल के अंदर यहाँ पर पोस्टीरियर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। अब ये हार्मोन रिलीज तो कहाँ से हुए थे, हाइपोथैलेमस से, लेकिन वो आगे कहाँ पे स्टोर हो गए, इन दी टर्मिनल एक्सोन टर्मिनल के अंदर स्टार्ट होंगे, जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। तो एक्सोन टर्मिनल्स ये है एक्सोन टर्मिनल्स, इन एक्सोन टर्मिनल्स के अंदर आके स्टोर हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, वेसाइकल्स होती हैं और वेसाइकल उनको स्टोर करके रखता है। और जो ही अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ये एक वेस्ट नेटवर्क ऑफ दी कैपिलरीज है, यहाँ पे इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, वहाँ इसके अंदर ये डायरेक्टली डिफ्यूज कर देंगी इन हॉर्मोन्स को, जब अगर अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस कंडीशंस में। और वहाँ से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है पोस्टीरियर से, ऑक्सीटोसिन एंड दी वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को अपन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन्स। तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फिर यहाँ से ये ब्लड के थ्रू किस में चले जाता है, अपनी सर्कुलेशंस में, टारगेटेड सेल्स हैं उसके पास में चला जाएगा। जैसे ऑक्सीटोसिन है तो ये कहाँ पे जा जाता है, ब्रेस्ट एंड दी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूट्रस की इनर मोस्ट मिडल वन लेयर होती है, उसमें जाता है एंड ब्रेस्ट में जाता है। ब्रेस्ट के अंदर ये लैक्टेशन के अंदर मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन में तो हेल्प कर रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड मिल्क सीक्रेटिंग हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वहीं पे ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो मायोमेट्रियम के अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी किसकी वजह से होता है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन की वजह से, जो डायरेक्टली मायोमेट्रियम पे एक्ट कर रहा है। एडीएच हार्मोन जो अपनी बॉडी के से यूरिन आउटपुट हो रहा है उसको कम कर रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन केस ऑफ दी हाइपोवोलेमिक कंडीशन। हाइपोवोलेमिक कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाएगा, तो यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर की साइड में एक्सपेल आउट कम करेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट और उसको स्टिमुलेट करता है एडीएच हार्मोन। और जो एडीएच हार्मोन है वो किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है, जिसको अपन हमने पहले भी देखा था, ओस्मो रिसेप्टर्स। जो ओस्मो रिसेप्टर है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास में, हाइपोथैलेमस है इसकी इन्फॉर्मेशन देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो वहां से रिलीज करेगी ये एडीएच हार्मोन। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की फर्स्ट हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको ये इसका टारगेटेड टिश्यू क्या रहेगी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या जिसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी जो चाइल्ड बर्थ टाइम होता है उसको अपन बोलते हैं, तो उसकी रहेगी यूट्राइन स्मूथ मसल्स है, मसल्स के पास में करेगी और उसके साथ में ये जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है उस पर जाके एक्ट करेगी। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगी, ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड में आने के बाद में वहाँ से वो जाती है मायोमेट्रियम के अंदर। और इसकी स्टिमुलेशन कहाँ से जाती है, मायोमेट्रियम के अंदर स्टेज रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेज रिसेप्टर है वो हाइपोथैलेमस के पास में जाएंगे। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कमांड्स करेगी, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। देन ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमने आज इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि कौन सा हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से रिलीज होता है, और वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज स्टॉप्ड। और चाइल्ड बर्थ के बाद में ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मिल्क इजेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है मिल्क इजेक्शन के अंदर, मिल्क सीक्रेशन या मिल्क इजेक्शन के अंदर, वो भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है। तो हार्मोन्स, वो हार्मोन जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कोज कर रहा है वो आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी हेल्प करता है एंड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड में जो मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प कर रहा है। अब इसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिलती है,
जो बेबी सक करता है, सकलिंग जनरेट सेंसरी रिसेप्टर दैट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस। जो ही बेबी सक करता है, लैक्टेशन बर्थ होने के बाद में जब उसको फीड करवाते हैं तो बेबी सक करेगा। अब उसकी सकिंग रिफ्लेक्सेस है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो सकलिंग रिफ्लेक्सेस है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी मदर के, और वहाँ से हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जो ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, मिल्क इजेक्शन होना स्टार्ट कर देगा। रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन है वो मायो एपिथेलियल सेल्स है उस पर एक्ट करेगा और वो हेल्प करता है इन दी इजेक्टिंग मिल्क। वेन दी ऑस्मोटिक, अब सेकेंड वन आता है एडीएच हॉर्मोन्स। अब एडीएच हार्मोन जैसे अगर या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज लो आफ्टर द लार्ज इनटेक, अगर वेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो आफ्टर ए लार्ज इनटेक, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, उस कंडीशन में सीक्रेशन ऑफ द एडीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, सीक्रेशन ऑफ द एडीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। और सीक्रेशन ऑफ द एडीएच, अब इसका एक मिनट, किसी भी कंडीशन में जैसे हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया हो गई है तो ओस्मो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेशन को परसीव करेंगे और वो लेके कहाँ पे जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास में, हाइपोथैलेमस के पास में इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये क्या करेगा, एक तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली अपने थ्रस्ट है उसको बढ़ा देगा, थ्रस्ट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगेगी तो हम इनटेक करेंगे टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड, टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड, ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड है उसका इंटेक बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कुछ लेवल तक तो ये मेंटेन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है यहाँ पर एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, और एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स आगे जाके डायरेक्टली जो रीनल ट्यूबुल्स होते हैं उस पर एक्ट करेगा, रीनल ट्यूबुल पे एक्ट करेगा और ये दो फैक्टर कोज करेगा। सबसे पहले तो इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जो रीनल ट्यूबुल से जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और उसी के साथ साथ में ये क्या करता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करेगा और ये जो यूरिन रहेगा ये रहेगा मोर कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड रहेगा, क्योंकि मोर कंसंट्रेटेड मतलब वाटर तो इसके अंदर कम, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट तो कम रहेगा और जो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है वो ज़्यादा रहेगा। अब जो ही अपनी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, अब ये रीअब्जॉर्ब कंपोनेंट है इसको किस में ड्रेन कर देगा, ड्रेन इनटू दी ड्रेन, या फिर हम डायरेक्टली डिफ्यूज, डिफ्यूज इनटू दी ब्लड वसल्स, ब्लड वसल्स के अंदर डिफ्यूज कर देगा। किसके थ्रू डिफ्यूज कर रहा है, ये किसके थ्रू डिफ्यूज कर रहा है, जो हमने पहले देखा था रीनल ट्यूबुल्स के अंदर पेरी वेंट्रिकुलर, सॉरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज कर देगा और उस कंडीशंस में ब्लड की जो वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाएगा, टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम,
ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाएगा, टू मेंटेन दी ब्लड वॉल्यूम। जो क्राइसिस कंडीशन क्या थी, हाइपोवोलेमिक कंडीशन थी, इसको करेक्ट कर दिया। अब जो ही ये ब्लड के अंदर इसका लेवल मेंटेन हो गया है, उस कंडीशंस के अंदर जो ये उस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर एडीएच हार्मोन है, इसका सिक्रेशन ऑफ द एडीएच हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो ही लो होगा उस कंडीशंस के अंदर एडीएच है वो वापस से इनहिबिट हो जाएगा, किसके थ्रू, विथ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। देन लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स एंड मोर यूरिन इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से रीनल ट्यूबुल है, क्योंकि इसके अगर कंटिन्यूसली एडीएच हार्मोन रहता है तो ये आगे जाके हाइपरवोलेमिया को कॉज कर सकता है। तो हाइपरवोलेमिया भी एक कंडीशन होती है जो अपनी बॉडी के लिए एक क्राइसिस कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेगा, जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको तो कम कर देगा और वहाँ से यूरिन फॉर्मेशन है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। देन एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एडीएच, अगर एडीएच का हायर कंसेंट्रेशन होगा आफ्टर सेवरल सीवियर ब्लड लॉस, कब, अगर किसी भी कंडीशंस में अपनी बॉडी से ब्लड लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। एंड सेकेंड हो जाता है उस कंडीशंस में एडीएच कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन, स्मूथ मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, स्पेशली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन दी स्मॉल आर्टरीज, जो अपनी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसको ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से राइजिंग सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है उसको वो कुछ हद तक बढ़ा सके, इसको अपन बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट। तो प्रेशर इफेक्ट को भी एडीएच हार्मोन है वो कॉज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि प्रेशर इफेक्ट को कौन मेंटेन कर रहा है, एडीएच हार्मोन। तो ये था अपना कंप्लीटली ये जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था, इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, जिसके अंदर ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड सेकंड क्वेश्चन था हार्मोन्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स, ग्लैंड्स, उससे रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एंड लास्ट के अंदर अपना था एंटीरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसकी स्ट्रक्चर एंड दी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी दैट मीन्स हार्मोन से रिलेटेड। तो ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम यहाँ पर एक पेपर बना रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही रहेगी, जिसमें अपना पेपर कितने नंबर का आता है, 75 मार्क्स का, जिसमें 38 नंबर की आती है एनाटॉमी एंड 37 मार्क्स की आती है फिजियोलॉजी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर पेपर बनाएंगे कंप्लीटली पेपर। अभी तो हम सिस्टम वाइज चल रहे थे, अब हम कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक कंप्लीटली पेपर फ्रेम में करेंगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।